चलिए, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना है, हम लोग का जो अगला हेडिंग है ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एक आवेश के कारण, किसी भी आवेश के कारण चारों ओर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। आप जानते हैं कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो हम इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र का जो माप होता है ना, माप, मेजरमेंट, वैद्युत क्षेत्र का जो मेजरमेंट होता है, माप होता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हमारे तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, तो वहां भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और उन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वही हमको पढ़ना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव अपने अगल बगल कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की जो माप है उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। किसी एक आवेश क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ चुके हैं। बस अब हमको पढ़ना है कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसी को बोलेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण और ये अच्छा टॉपिक है। चलिए, हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं। एक हम वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं AB। ध्यान दीजिएगा, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव क्या बना दिया? AB। और इसके बीच की दूरी कितना है? 2L है। जो देखें तो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, 3 कंडीशन में निकाला जाता है, 3 स्थितियों में निकाला जाता है। अब आप सोचेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई 3 स्थिति में कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला स्थिति होता है उसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। जो दूसरा होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में। और तीसरा होता है अन्य स्थिति में। मतलब कि अक्षीय निरक्षीय को छोड़ के किसी भी स्थिति में, उसको हम बोलते हैं अन्य स्थिति में। ठीक है, अन्य स्थिति में। अब आप यही सोचेंगे कि ये अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है और अन्य स्थिति क्या है। तो आपको हम समझाते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है और अन्य स्थिति क्या है। देखिए, ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु आप O मान लीजिए। ठीक है, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके हम कार्तीय तल में x अक्ष पर रखते हैं, ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश ये अक्ष हो गया, ये y और ये y डैश। तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। हमको क्या करना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके इसके x अक्ष पर रख देना है। इसको आप उठाइएगा यहाँ से और उठा के कहाँ रख देना है? x अक्ष पर रखना है। जब वैद्युत द्विध्रुव को हम x अक्ष पर रखेंगे और इस प्रकार रखेंगे कि जो इसका मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु, वो कहाँ आ जाए? वो आ जाए हमारे मूल बिंदु पर। आप जानते होंगे कि x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये हमारा जो है ये मूल बिंदु पर आ जाए और इधर जो है, इधर आपका ये +Q आवेश इधर आ जाए और इधर आ जाए आपका -Q आवेश। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट A है, यह वाला यहाँ आ गया, ये पॉइंट B है। जो पूरा दूरी है वो 2L है। पूरा दूरी कितना है? 2L है। तो आधा दूरी आपका L हो गया, इधर भी आधा दूरी क्या हो गया? L हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, हमने जो है
वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ उठा के रख दिया है, हमने वैद्युत द्विध्रुव को उठा के रख दिया है एक्स अक्ष पर, और इस प्रकार रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो कहाँ पर आए, मूल बिंदु पर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम इधर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप यहाँ निकालना चाहें तो इस आवेश के कारण भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल तीव्रता निकल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, अक्षीय स्थिति की। तो अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे आप ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव, किस पर रखा हुआ है, एक्स अक्ष पर रखा हुआ है। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव के लाइन में ही हम आगे किसी बिंदु पर निकालें, मतलब कि एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, यहाँ निकाल दें, यहाँ निकाल दें, यहाँ निकाल दें या और आगे निकाल दें, तो एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, आगे निकालें या एक्स अक्ष पर यहाँ पर हम पीछे निकालें, कहीं भी, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखे हैं, एक्स अक्ष पर रखे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक्स अक्ष पर है और हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर निकालें तो हम कहेंगे कि हम तीव्रता कब निकाले हैं, तो अक्षीय स्थिति में निकाले हैं। हम तीव्रता कहाँ निकाले हैं, अक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव को हमेशा एक्स अक्ष पर रखा जाता है। और अगर आप वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इस द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर आप इसी लाइन में आगे एक्स अक्ष पर इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, तो हम कहेंगे कि हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है। और यदि आप जो है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण y अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसके कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो दोनों के कारण जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी y एक्सिस के किसी भी बिंदु पर, यहाँ निकालिए, नीचे निकालिए, कहीं भी निकालिए, तो जब आप y अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाले हैं। ध्यान रहेगा, द्विध्रुव का कहाँ रख देना है, एक्स अक्ष पर। द्विध्रुव कहाँ रखना है, एक्स अक्ष पर। किस प्रकार रखना है, ऐसा रखना है कि मूल द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो आ जाए कहाँ पर, मूल बिंदु पर आ जाए। और अब अगर आप एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो कहेंगे कि अक्षीय स्थिति में निकाला गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर आप y अक्ष किसी भी बिंदु पर निकालते हैं तो हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया है। और यदि आप x अक्ष और y अक्ष को छोड़ करके इधर किसी बिंदु पर निकालते हैं, इधर निकालिए, इधर निकालिए, इधर निकालिए, इधर निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x अक्ष और y अक्ष को छोड़ के आप किसी भी अन्य बिंदु पर निकालते हैं तो हम कहेंगे किस स्थिति में निकाले हैं, अन्य स्थिति में निकाले हैं। ठीक है, समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखना है, एक्स अक्ष पर रखना है। किस प्रकार रखना है, तो इस प्रकार रखना है कि जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है वो कहाँ आ जाए, मूल बिंदु पर आ जाए। और अब इस द्विध्रुव में दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के कारण एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। और यदि इन दोनों आवेशों के कारण y अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कहेंगे निरक्षीय स्थिति में निकाला गया है। और यदि इन दोनों को छोड़ करके x अक्ष और y अक्ष को छोड़ करके किसी अन्य स्थिति में निकालते हैं तो कहा जाएगा कि ये अन्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे किस स्थिति में, हम लोग निकालेंगे अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो हम लोग पहले निकालते हैं अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस स्थिति में बात कर रहे हैं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चित्र एक बार फिर से बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। वीडियो थोड़ा लंबा भले हो लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस टॉपिक को आपको बेहतर रूप से समझा दें और आप भी धैर्य बना के पढ़िए, क्योंकि यहाँ आप रील तो देख नहीं रहे हैं कि आप 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे या हम 15 सेकंड में आपको समझा देंगे। तो इसलिए जो पढ़ाई होती है वो धैर्यपूर्वक होता है, शांति के साथ होता है।
ठीक है, आप बने रहिए। चलिए, हमारे पास एक यहाँ पर एक बिंदु आवेश ले लिए -q, और ये बिंदु आवेश जहाँ स्थित है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, और यहाँ से एक बिंदु आवेश और है, कितना दूरी पर, 2l दूरी पर, +q। इस बिंदु को हम ले लेते हैं B, मतलब कि एक हमारे पास आवेश है -q और एक आवेश है +q। ठीक है, कितना दूरी पर स्थित है, तो ये 2l दूरी पर स्थित है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया जो -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु है वो O है। ठीक है, मध्य बिंदु कितना है, O है। मध्य बिंदु क्या है, O है। ये जो मध्य बिंदु है वो O है, और ध्यान दीजिएगा ये आधा दूरी L हो गया, इधर आधा दूरी क्या हो गया, L हो गया। अब हमको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अभी हम बताए हैं अक्षीय स्थिति क्या होता है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो द्विध्रुव है वो x अक्ष पर रखा हुआ है, और इसी x अक्ष पर हमको या तो आगे किसी पॉइंट पर निकाल लेना है, नहीं तो इसी x अक्ष पर पीछे किसी पॉइंट पर निकाल लेना है। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव की जो ये लाइन है ना, इसी लाइन में हमको आगे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है या पीछे निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। अब हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, मध्य बिंदु से कहाँ पर, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ध्यान देना ये अक्षीय स्थिति में है, वैद्युत द्विध्रुव के ठीक कहाँ है, लाइन में ही आगे है। कितना दूरी पर है, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर। तो मध्य बिंदु से इस r दूरी पर जो स्थित बिंदु P है, उसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया। अब आप ये जानते हैं कि इस +q आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और -q आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब ये हुआ कि ये आवेश भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यह आवेश भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेंगे। तो हमको इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर से इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि जिस आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, जिस आवेश के कारण जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए। बिना दूरी का तो होगा नहीं, क्योंकि आप फार्मूला जानते होंगे E = 1/4πε0 Q/r²। ये दूरी पता होना चाहिए हम लोगों को, तो वो दूरी हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं है। देखिए, इस आवेश से यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए, और इस आवेश से भी यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए। दोनों पता होना चाहिए, दोनों में हमको कोई नहीं पता है। हमको पता है कि मध्य बिंदु से ये पॉइंट जो है P कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, तो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, ये पूरा डिस्टेंस आपका r है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, r है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इस पूरा दूरी r में से अगर हम इस l दूरी को माइनस कर देंगे, पूरा दूरी r है, इस r में से l को माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ बिंदु B से जो दूरी होगा वो होगा r - l। ठीक है, बिंदु B से दूरी कितना होगा, r - l। देखिए, ये पूरा दूरी r है, पूरा दूरी कितना है, r। इसमें से हमने ये दूरी यहाँ से माइनस कर दिया, घटा दिया, तो ये दूरी मिल गया r - l। वही चीज़ अगर हम यहाँ से देखें, +q आवेश से अगर देखें, अब सॉरी +q नहीं, -q आवेश से देखें कितना दूरी होगा, तो देखिए ये दूरी r है, और उसमें ये दूरी बढ़ जा रहा है एक्स्ट्रा l। तो ये r है, यहाँ तक r है, और यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ से पूरी दूरी हो जाएगी r + l।
ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये चीज़ समझ गए तो हमारा चित्र बन गया, और बस अब थोड़ा सा जोड़ घटाव है जिसको हम आसानी से निपटा देंगे और आपका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये बीच वाली दूरी, ये दूरी महत्वपूर्ण है। ये हमने r दूरी माना है। ये छोटा दूरी l होता है क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो 2l, तो आधा l फिर आधा l। यहाँ से हमने माना है r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर हमने p को माना है जो अक्षीय स्थिति में है। तो ये दूरी r है, तो इस पूरी दूरी में से ये दूरी यहाँ से माइनस कर देंगे, ये घटा देंगे तो यही बचेगा, ये दूरी बचेगा। तो हमने r में से l का कर दिया, घटा दिया तो मिल गया r माइनस l। और यहाँ तक तो आपका r है ही, उसमें थोड़ा सा इतना बढ़ जाएंगे तो यहाँ से दूरी मिल जाएगा, तो उसी r में l जोड़ दिया गया तो ये दूरी मिल गया r प्लस l। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा। अब हम इस आवेश के कारण आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी मिल गया और आवेश हमारे पास है ही। और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से दूरी तो मिल ही गया, ये दूरी, और आवेश हमारे पास है, तो निकालते हैं। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर EA है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए चूंकि इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, EA है। ठीक है, चूंकि ये माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो जो हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो EA होगी वो इधर होगा, और प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो थोड़ा हमारा आगे की तरफ होगा, EB, क्योंकि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो हम EA और EB निकालते हैं, फिर दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए तो निकालिए। देखिए, इस माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है और प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है। तो यहाँ पर निकालेंगे, पहले हम लिख लेते हैं EA, पहले क्या लिख लेते हैं, EA। EA क्या है भाई, तो EA जो है इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप थोड़ा सा इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं। आप जब नोट्स बनाइएगा तो लैंग्वेज उसी तरह से लिखिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो लैंग्वेज दूसरी तरीके से लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, ध्यान से समझिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इसके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस l और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस l है। यदि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB हो तो EA इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर, R मतलब क्या है, दूरी। तो यहाँ से दूरी कितना है, तो R प्लस L, तो दूरी आपका हो गया R प्लस L का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। और अब हम देखते हैं EB कितना होगा भाई, EB मतलब कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो EB इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी जो हमारा R है वो R न हो के R माइनस L है, यही दूरी है और दूरी का क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। जो मेन फार्मूला होता है ना वो ये होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, यही हमारा मेन फार्मूला होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो एक बार दूरी आपका यहाँ से देखेंगे तो R प्लस L है, तो हम R प्लस L का होल स्क्वायर कर दिए, और यहाँ से देखेंगे तो दूरी कितना है, R माइनस L है, तो हम यहाँ से R माइनस L का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और ये हमने समीकरण बना दिया 1 और 2। अब यदि
द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो, E हो तो E इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EB। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA प्लस EB। ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू क्या बनेगा, EA प्लस EB। हम इसको मिटा दे रहे हैं, E इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EB। अब आपको ध्यान ये देना है कि दोनों को जोड़ेंगे कैसे। आप ये जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो एक हमारा जो सदिश राशि है, सदिश, वो दाहिने साइड में जा रहा, बाएं साइड में जा रहा है और एक लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो देख रहे हैं इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं। जब दो सदिश राशियों को जोड़ना होता है, देखिए एक इधर सदिश राशि है मान लीजिए A और एक इधर सदिश राशि है B। एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, और जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो A प्लस B जब करेंगे तो चूंकि दोनों की दिशा जो है ना एक दूसरे से विपरीत है, तो जो परिणामी सदिश मिलेगा, जो दोनों का रिजल्टेंट होगा, दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को माइनस दिखाना पड़ेगा, किसी एक को माइनस लिखना पड़ेगा। कारण ये है कि दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब जोड़ेंगे ना तो इसको क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। आप जानते हैं ना कि ये नंबर लाइन पर अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो जो EA होगा इसको क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, और EB को किस में लेंगे, प्लस में ले लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर EA को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस में EA, और EB को किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 से उठा के मान रख दीजिए। तो EA का मान रखिए, EA का मान 1 बाई, ध्यान दीजिएगा माइनस है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर। EA का मान रखा गया, EB का मान रखा गया, EA का मान हमने माइनस में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, E यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कॉमन है, ऊपर से देखिए Q कॉमन है और नीचे से कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इतना तो आप बेसिक चीज़ जानते हैं, क्योंकि आप 12th में आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। थोड़ा हम ये चेक कर लें कि फ्रेम से बाहर तो नहीं है हम लोग। ओके, फ्रेम से बाहर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए Q निकल गया, ऊपर से देखिए यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो ऊपर से Q निकल गया, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है वो निकल गया। अब क्या बचेगा, अब बचेगा 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस के साथ, यहाँ बचेगा 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस के साथ। तो हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, और इस माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है एलसीएम, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लेंगे एलसीएम, कैसे लेंगे, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर दोनों मिला के एलसीएम हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया एलसीएम। सिंपल चीज़ है भाई, अंक नहीं ना है कि हम कटा के चेक करें, दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें भाग करेंगे तो आपको पता है कि R माइनस एल का होल स्क्वायर इसको क्या कर देगा, काट देगा, ये बचेगा, और इसका ले आकर के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, देखिए बटा का घटाव है, कुछ खास नहीं है इसमें। अब यहाँ से जब भाग करेंगे तो प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला बचेगा, और माइनस वाले से ले आके 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो ऊपर है वो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग का हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, बाकी देखिए अब कुछ इसमें बचा नहीं है। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। तो हमको ये उम्मीद है कि आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आता ही होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
चलिए देखिए, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, देखिए दोनों का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि r माइनस एल और r प्लस एल एक साथ लेकर के स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, एक साथ लेकर के स्क्वायर लगा दें, कोई इसमें समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुणा है, तो एक साथ लेकर के हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ऊपर वाले को a मान लीजिए, ये पूरा क्या है a है, ये पूरा क्या है b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इस पूरा को a मानिए, इस पूरा को b मानिए, तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा r प्लस एल प्लस r माइनस एल, एक बार जोड़ दिया गया, और एक बार घटाएंगे तो r प्लस एल घटाने के लिए माइनस, और जब घटाते हैं तो जो बाद वाला होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये r तो होगा लेकिन ये माइनस ना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटाव में चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ से l कट गया और यहाँ से देखिएगा r कट गया, बचा क्या, क्या बचा, देखिए q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, r प्लस आर 2r इंटू यहाँ पर है इंटू l प्लस एल 2l, ठीक है, बटा यहाँ आप देखेंगे तो r माइनस एल आर प्लस एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब पूरा का होल स्क्वायर तो है ही, क्योंकि अभी हमने फार्मूला लिखा था, अभी तुरंत इसके पहले फार्मूला लिखा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो आर स्क्वायर है ना, ये वास्तव में वेरी वेरी ग्रेटर देन है एल स्क्वायर के। जो आर स्क्वायर है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन है एल स्क्वायर के, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एल है ना वो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका आधा है। देखिए दोनों आवेशों के, जो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश हैं, इसके बीच की दूरी 2l है, उसका आधा कौन है, l है। तो 2l तो खुद ही अल्प होता है और अल्प का आधा तो और अल्प हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो जो l है वो क्या है, छोटी राशि है, तो उसका स्क्वायर जो है और छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए HCl के बीच में बॉन्ड की लंबाई देखें, H और Cl के बीच में जो दोनों मॉलिक्यूल अणु के बीच की जो दूरी है वो तो आपका 2l है। तो HCl के बीच के अणु के बीच की जो दूरी है वो तो एंगस्ट्रॉम में होगी ना, और एंगस्ट्रॉम का आधा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो चूंकि l जो है बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है, और इसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो और छोटा होगा। तो जो l है वो हमारे लिए यहाँ पर उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय मतलब छोड़ देंगे, ये इतना छोटा है कि हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हालांकि एकदम डीप में अगर आप पढ़े कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, मत छोड़िए, लेकिन कैलकुलेशन करते समय नहीं छोड़ेंगे तो एल यहीं पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये इतना छोटा है ना कि इसको हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, तो हमारा जो कैलकुलेशन हो जाता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। और एल को अगर आप रख लेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम एल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये बहुत छोटी राशि है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, सब लोग छोड़ देते हैं। हम पहली बार थोड़ी छोड़ रहे हैं, सभी लोग छोड़ देते हैं। छोटी छोटी भौतिक राशियों को जो बहुत अल्प है, एंगस्ट्रॉम में है, माइक्रोन में है, कभी कभी उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये एल बहुत छोटी राशि है। एल क्या है भाई, दूरी है। एल क्या है, दूरी है, लंबाई है, और ये बहुत छोटी है तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ दीजिए, उपेक्षणीय है तो छोड़ देंगे। तो ई इक्वल टू क्या बनेगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्यू को थोड़ा अंदर डाल के लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस क्यू को इस 2l के साथ लिख दे रहे हैं। तो जो 2r है उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2r है, लेकिन क्यू को देखिए यहाँ भी गुणा है, सब जगह गुणा ही है ऊपर, तो क्यू को हम 2l के साथ लिख दे रहे हैं इस तरह से, 2ql, कोई दिक्कत नहीं। 2l तो है ही, उसी में बस q लगा दिए, 2ql हो गया। अब q को यहाँ लिखिए वहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ हमने क्या किया, एल स्क्वायर को छोड़ दिया, उपेक्षणीय है तो छोड़ दिए, तो बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमने एल स्क्वायर तो छोड़ दिया। तो आर स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा, आप जानते हैं कि घात का घात होता है तो वो गुणा हो जाता है, 2 दूना 4। तो जो आर का पावर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 4, और एक आर से इसमें का एक आर कटेगा तो 3 बार का आर बचेगा, r⁻³ बचेगा।
और एक चीज़ आप और जानते हैं, E इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और ये जो 2QL है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अभी हमने पढ़ा था पिछले हेडिंग में P इक्वल टू 2QL, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 2QL के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं बटा क्या मिल गया, R3। तो ये मिल गया हमारा सूत्र, क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R3। मात्रक वही है होगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका हुआ अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए चित्र को मिटा रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं फिर मिटाते हैं। एक चीज़ पहले समझ लीजिए, इस द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले हैं r दूरी पर, ये हमेशा मध्य बिंदु से ही लिया जाता है। अगर हम इस मध्य बिंदु से दूरी को बढ़ा दें, मतलब कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज़्यादा दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो कम आएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव से अगर हम दूरी को बढ़ाते जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। और अगर वैद्युत क्षेत्र से दूरी को घटाते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब कि इस द्विध्रुव के जितना नज़दीक निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और वैद्युत क्षेत्र से जितना दूर निकालेंगे उतना ही तीव्रता क्या आएगा, कम आएगा। तो दूरी बढ़ने पर तीव्रता क्या होता है, घटता है। ये हमारी इस फार्मूले से भी पता चल जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा एक बार हम मिटा देते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि फार्मूले से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए, जो फार्मूला हमारा निकल के आया है वो क्या आया है, वो आया है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R3। अगर इसमें हम P को देखें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को देखें, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट जब हटता है तो समानुपाती का चिन्ह आता है, तो 1 क्या हो जाएगा, R3। तो यहाँ से हम लोग ये पा गए। और इसका मतलब यही होता है कि अगर हम R को बढ़ाएंगे तो E का मान क्या होगा, घटेगा। R को बढ़ाएंगे तो E का मान घटेगा, और R को घटाएंगे तो E का मान घटेगा, E का मान बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर R3 क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि अगर R को बढ़ाएंगे तो E का मान घटेगा, माने दूरी बढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र से जितना दूर निकालेंगे उतनी तीव्रता कम आएगी। तो R का मान बढ़ाने पर E का मान घटता है। और R जितना कम रखेंगे, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र से जितना कम दूरी पर निकालेंगे, जितना निकट निकालेंगे, उतना ही तीव्रता क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो R को कम करने पर E क्या होता है, बढ़ जाता है। तो R को बढ़ाएंगे तो E का मान घटेगा, और R को घटाएंगे तो E का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं कि नहीं, चलिए हम E और R² के बीच में ग्राफ खींच दें, कोई बात नहीं, आप खींच सकते हैं ग्राफ। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसका ग्राफ जो है ना, इस तरह से मिलता है, इस तरह से मिलता है। इधर R² ले लीजिए, इधर क्या ले लीजिए, E ले लीजिए। तो जैसे जैसे हम R बढ़ते हैं, R² नहीं, R3 है। जैसे जैसे हम R का मान बढ़ाते हैं ना, तो वैसे वैसे E का मान क्या होता है, घटता है। ये ध्यान दीजिएगा कि E का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, E का मान कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति, वहाँ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।